तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का अध्याय फर्स्ट जीवों में जन्म, जो कक्षा 12वीं का है हम लोग का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है जीवों में जन्म। जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि जीवों में किस प्रकार का जन्म होता है, जीवों में किस प्रकार का आखिर जन्म होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस अध्याय में जानेंगे कि जन्म का डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जन्म, आखिर जन्म है क्या। तो हम लोग जानते हैं जन्म अर्थात रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है कि वह वैसा जटिल प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करते हैं। यानी जन्म वैसा एक जटिल जैविक प्रक्रम है जिसके माध्यम से जीव अपने जैसे कई संतानों को उत्पन्न करते हैं, जन्म कहलाता है। अर्थात हम लोग जन्म के डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह जटिल प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करता जन्म कहलाता है। या अथवा करके एक बार हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, या वैसा जटिल प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपने अस्तित्व को कायम रखता है। यानी जन्म का अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करेंगे तो जन्म वह जटिल प्रक्रम है जिसके माध्यम से जीव अपने जैसे नए संतानों को उत्पन्न करते हैं। अर्थात जन्म जो है वह वैसा जटिल प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपने अस्तित्व को भी कायम रखते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं। अब जन्म के माध्यम से जीव जो है वो अपने से संतान उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम लोग ऑफ स्प्रिंग के रूप में जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे जन्म के प्रकार आखिर कितने हैं। जन्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जन्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जन्म के हम लोग मुख्यतः जानते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों का लैंगिक जन्म। कौन सा जन्म, लैंगिक जन्म। और दूसरा अलैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जन्म को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा हम लोग का अलैंगिक जन्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये दो प्रकार के जन्म की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जन्म का ही एक प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं कायिक जन्म। क्या बोलते हैं, कायिक जन्म। तो कायिक जन्म हम लोग इसको कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कायिक जन्म इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम लोग देखें जन्म के मुख्यतः कितने प्रकार है, दो प्रकार है, एक अलैंगिक जन्म और दूसरा लैंगिक जन्म। इन दोनों के माध्यम से जन्म की प्रक्रिया क्या होती है, सभी जीवों में देखने को मिलती है। लैंगिक जन्म, इसका अर्थ होता है इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। यानी जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें हमें एक नर और एक मादा की आवश्यकता हो, अर्थात अलग अलग जनकों की आवश्यकता होती है, वैसे जन्म को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म कहते हैं। दूसरा हम लोग का अलैंगिक जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल किसी एक जनक से संतान का निर्माण हो, अर्थात जीव शरीर विकसित होकर के संतति के शरीर में डेवलप हो जाए, वही क्या कहलाती है, अलैंगिक जन्म। इसी का एक प्रकार आता है हम लोग का कायिक जन्म, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ये मुख्यतः अधिकतर पौधों में देखने को मिलता है। इसके तहत क्या होता है, जो पौधे होती है उनकी पत्तियां या जड़ या तना, जो भी पौधे का जो वर्धी भाग है, इसके तहत हम लोग क्या देखते हैं, पौधे का वर्धी
भाग यानी वर्धी भाग, जैसे हम लोगों का जड़ हो गया, तना हो गया या पत्ती हो गई, इनसे नए पौधे बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, कायिक जनन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पत्थर चट्टा का पौधा सुना होगा, पत्थर चूड़ या पत्थर चट्टा का पौधा, जिसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार की होती हैं, और यह जो पौधा होता है इसकी पत्तियों में जितने भी आप देख रहे हैं जो कटा हुआ पूरा जो भाग है, इनसे नए पौधे विकसित करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। इस कटे हुए भाग से ही केवल नए पौधे विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक जनन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक जनन, क्योंकि कायिक जनन हम लोग देखते हैं पौधे के किसी भी वर्धी भाग से। ये हमारा एक पत्ती है, जब यह पत्ती पौधा में होता है तो पत्ती की तरह कार्य करता है, और जब यह पौधा से नीचे गिर जाता है टूट करके, तो ये जमीन पर मृदा और नमी की उपस्थिति, मृदा और नमी की उपस्थिति के कारण यह क्या करता है, अपने में जनन करता है, और इसके जितने भी कटे हुए भाग हैं वहां से नए पौधे विकसित होने शुरू होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक जनन। अर्थात जनन कितने प्रकार के, जनन मुख्यतः तो 2 प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि 2 जनकों की आवश्यकता होती है, अर्थात यह जनन की एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें हम लोग को क्या करता है, कभी नर कभी मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें केवल एक ही जनक के द्वारा क्या होता है, जनन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, और उसी से नए संतान का निर्माण होता है। इसी की एक प्रक्रिया कायिक जनन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पादप के किसी भी वर्धी भाग से, जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। इसको हम लोग कायिक जनन के रूप में जानते हैं। तो चलिए हम लोग सबका डेफिनेशन लिखते हैं, और लैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का और फिर कायिक जनन का, तीनों का हम लोग एक साथ चलकर डेफिनेशन लिखेंगे कि अलैंगिक जनन हम लोग किसे कहते हैं, फिर लैंगिक जनन किसे कहते हैं, और कायिक जनन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का डेफिनेशन है अलैंगिक जनन। पहला हम लोग का कौन सा है, अलैंगिक जनन। हम लोग लिखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो इसमें लिखेंगे जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता, जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती हो, क्या कहलाएंगे, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव वगैरह, जैसे हम लोग मानव को ले सकते हैं, क्योंकि मानव में आप जानते हैं कि मानव में एक नर और एक मादा होते हैं। इन दोनों के आपसी संबंध से जो प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, उससे क्या होता है, नए संतान की प्राप्ति होती है। अर्थात मानव में क्या होता है, नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं। नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। जब मानव में क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया होती है, जब नर और मादा के बीच संबंध स्थापित होते हैं, तो ये जो नर है, इनसे नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, इनसे नर युग्मक अर्थात क्या होते हैं, शुक्राणु, और मादा से जो होता है वह मादा युग्मक, और मादा से क्या होता है, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु, मादा युग्मक अर्थात क्या होंगे, अंडाणु। ये आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं, और इनसे एक द्विगुणित संरचना, कैसी संरचना, द्विगुणित संरचना बनती है, जैसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। क्या संरचना बनता है, द्विगुणित संरचना, युग्मनज। यही युग्मनज आगे विकसित होकर के, यही जो युग्मनज है वह आगे विकसित होकर के भ्रूण का रूप धारण करता है और भ्रूण का निर्माण करता है, और यही 9 माह के बाद क्या होता है, एक नवजात शिशु के रूप में, ऑफस्प्रिंग के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। अर्थात लैंगिक जनन के बारे में हम लोग क्या देखें, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है या 2 जनकों की जरूरत पड़ती है, क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। जैसे हम लोग मानव में देखते हैं, मानव में नर व मादा 2 अलग अलग जनक पाए जाते हैं। नर में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। इन दोनों के आपसी संलयन से जो संरचना विकसित होती है वह एक द्विगुणित संरचना होती है, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के पश्चात जो द्विगुणित संरचना युग्मनज बनता है वह विकसित होकर के भ्रूण में बदलता है, और 9 महीने तक यह मां के गर्भ में पाया जाता है। उसके बाद एक नवजात शिशु अर्थात ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया थी हमारी लैंगिक जनन की। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रक्रिया, हमारा दूसरा प्रकार था अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे विस्तृत से।
आगे। और अभी हम पहले देखेंगे दूसरा डेफिनेशन जो हम लोग का है वह है किसका, अलैंगिक जन्म का। तो अलैंगिक जन्म में हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जन्म में आखिर क्या होता है। तो दूसरा जन्म का प्रकार था हम लोग का अलैंगिक जन्म। कौन सा जन्म है, अलैंगिक जन्म, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जन्म की वैसी प्रक्रिया, जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल, जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक की भागीदारी हो, जिसमें केवल एक जनक की भागीदारी, एक जनक की भागीदारी हो, एक जनक की भागीदारी हो। अर्थात जनक कोशिका जो होता है वही विकसित होकर के, डेवलप होकर के क्या होता है, संतति कोशिका बदल जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं या अलैंगिक जनन कहलाता है। अब यह अलैंगिक जनन आखिर हम लोग का जो है वो आखिर देखने में किसमें मिलेगा, तो यह हम लोग को एक कोश के जीवों में, जैसे यह देखने को मिलता है हम लोग को एक कोश के जीवों में, अमीबा में, पैरामीशियम में, या किसमें देखने को मिलेगा, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया में, इन सब में यह देखने को मिलता है, इत्यादि में यह देखने को मिलता है। अब इनमें क्या होता है, जो अमीबा जो है आप जानते हैं कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, इसका और WBC का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अमीबा जो होती है यह, इसका जो शरीर होता है, यह इसका जो केंद्रक है, अमीबा जब वृद्धि करता है तो इसके जो केंद्रक होते हैं वे दो भागों में बंटने शुरू हो जाते हैं। इसका केंद्रक जो था, अब वह केंद्रक क्या होता है, दो भागों में बंटना शुरू हो जाता है, अर्थात डंबल सेल का निर्माण करता है, डंबल टाइप सेल का निर्माण करता है। इसको आप देखते हैं बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, उसी प्रकार का यह डंबल सेल जैसा अपना आकार बनाता है और फिर धीरे धीरे अमीबा के जो केंद्रक होते हैं वे टूट करके दो भागों में अलग अलग बंट जाते हैं। अब चूंकि एक ही कोशिका में दो केंद्रक नहीं रह सकते हैं, अर्थात इसके बाद का भी कोशिका द्रव का विभाजन करके और जीव शरीर को भी क्या कर देते हैं, दो भागों में बांट देकर उनसे एक से कितना होता है, दो कोशिका का निर्माण होता है और एक से दो अमीबा, टू न्यू डॉटर सेल का निर्माण होता है, टू न्यू डॉटर सेल का निर्माण होता है, डॉटर सेल का निर्माण होता है, यानी दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात हम लोग अलैंगिक जन्म में देखें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जन्म की वैसी प्रक्रिया, क्या देखें हम लोग कि जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, केवल एक ही जनक की भागीदारी हो, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें हम लोग देखते हैं या किसमें देखने को मिलता है, ये एक कोश के सूक्ष्मजीवों में देखने को मिलता है, जैसे अमीबा हो गया हमारा, पैरामीशियम हुआ, लिस्मेनिया हुआ इत्यादि, इन सभी में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जीव शरीर वृद्धि करता है और उनके केंद्रक वृद्धि करते और केंद्रक धीरे धीरे टूटने लगते हैं और जब केंद्रक टूटने लगते हैं वह डंबल शेप का निर्माण करते हैं। फिर कुछ समय पश्चात ये केंद्रक दो भागों में टूट करके अलग अलग बढ़ जाते हैं, फिर ये कोशिका द्रव का बंटवारा करके दो नई कोशिकाओं में टूटते हैं और यही दो कोशिका नई कोशिका संतति कोशिका के रूप में जानी जाती है। अर्थात यह प्रक्रिया था हम लोग का अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन के हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग अलैंगिक जनन अच्छा से पढ़ेंगे तो अलैंगिक जनन के प्रकार, तो हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन जो है इसके आखिर प्रकार के बारे में, इसके कौन कौन से टाइप्स है, अलैंगिक जनन आखिर किस प्रकार जो है वह संपन्न होता है, कितनी प्रक्रियाओं द्वारा इसका समापन होता है, अलैंगिक जनन के प्रकार। अब आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के प्रकार। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि अलैंगिक जनन साधारणतः, अलैंगिक जनन जो है साधारणतः या मुख्यतः अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन यह 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है यह 6 प्रकार से संपन्न होता है। 6 अलग अलग विधियों के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया हम लोग देखे थे, केवल एक जनक इसमें भाग लेते हैं, तो ये 6 अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा संपादित की जाती है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग का आएगा 1 नंबर में जो निम्न है, 1 नंबर हम लोग का है विखंडन। क्या है? विखंडन। फिर दूसरा हम लोग का है मुकुलन। दूसरा क्या है? मुकुलन। फिर हम लोग का आएगा पुनर्जन्म। क्या आ जाएगा? पुनर्जन्म, रीजनरेशन इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद चौथा आ जाएगा हम लोग का
बीजाणु सम या बीजाणु जनन या बीजाणु समासन, बीजाणु समासन। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखे हैं कि हम लोग ने देखा कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन होता है? हम लोगों का मुकुलन होता है, विखंडन होता है, पुनर्जनन होता है, बीजाणु जनन होता है, और हम लोग का 5वां जो है वो हम लोग का होता है खंडन होता है, और हम लोग का लास्ट आता है वही हम लोग समझ रहे थे कायिक जनन। क्या आएगा? कायिक जनन। हम लोग इस देखते हैं अलैंगिक जनन 6 प्रकार की होती है। पुनर्जनन इसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। बीजाणु जनन को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। मुकुलन को हम लोग बडिंग कहते हैं, बडिंग अर्थात मुकुलन। विखंडन को हम लोग फ्यूजन कहते हैं, FUSSION फ्यूजन कहते हैं। खंडन को हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं जिनका इंग्लिश हम इंग्लिश में। कायिक जनन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन निम्न 6 विधियों द्वारा संपन्न होती है, जिसमें है विखंडन हमारा, फ्यूजन, मुकुलन, बडिंग, पुनर्जनन अर्थात रीजनरेशन, बीजाणु जनन अर्थात स्पोर फॉर्मेशन, फिर खंडन हमारा फ्रैगमेंटेशन, और कायिक जनन हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि जनन क्या है। जनन के माध्यम से जीव क्या करते हैं? नए संतान को उत्पन्न करते हैं। यानी जीवों के पास केवल एक ही कार्य है कि लगातार धराधर अपनी संख्या में वृद्धि करना, यानी जनन के माध्यम से अपने नए संतान को प्राप्ति करना। और आप तो इसे देख भी रहे हैं कि हमारा भारत जो है कितना आगे चल रहा है जनसंख्या के मामले में। हम लोगों ने सबको पीछे छोड़ा, चाइना भी हमसे पीछे छूटता जा रहा है। इतना ज्यादा हमारे यहाँ की आबादी है। रीजन इसका है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी दर इतना ज्यादा है कि लोगों के पास कोई काम न होने के कारण बस यही चलता है कि चलो एक और सोच लिया जाए, एक और सोचकर यही करते करते हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और यह हमारे लिए एक समस्या का विषय है। जनसंख्या जितना नियंत्रित हो, यह देश के लिए और सभी के लिए यानी प्राकृतिक संपदाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा यह जरूरी है कि जनसंख्या हमारी कम होनी चाहिए। अधिक जनसंख्या से क्या होता है? हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनका समाधान हम नहीं कर पाते हैं या सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती है। ये सभी जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही संभव होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में। सबसे पहला हम लोग देखते हैं विखंडन के बारे में कि विखंडन क्या है, आखिर यह किस प्रकार से होता है। तो हम लोग देखेंगे किसके बारे में? विखंडन के बारे में। पहला जो हम लोग का प्रक्रिया है वह कौन सा है? विखंडन। इसमें क्या होता है? जीव शरीर जो है वह कई भागों, 2 भागों या तो से अधिक भागों में टूट जाता है। तो क्या होता है? कभी कभी जो होता है कुछ सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, बैक्टीरिया 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, विखंडन कहलाता है। तो हम लोग विखंडन देखते हैं। विखंडन में क्या होता है? कभी कभी कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे कभी कभी क्या होता है? कुछ सूक्ष्म जीव जैसे आपका अमीबा, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे क्या है आपका अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि जो होते हैं ये 2 या 2 से अधिक भागों में, इत्यादि 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर बट जाते हैं। 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं और टूटे खंड विकसित होकर नए जीवों में बदल जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे विखंडन कहते हैं। अर्थात हम लोगों ने क्या देखा कि जब कभी कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक भागों में
टूट करके बट जाते हैं, यानी अलग अलग भागों में टूट करके बिखर जाते हैं। जिनके केंद्रक वृद्धि के दौरान केंद्रक क्या होती है, दो भागों में टूटती है, कोशिका द्रव का विभाजन करती है, और कोशिका द्रव के विभाजन के बाद क्या होता है, उनकी जो कोशिकाएं होती है, जो बॉडी होती है, वो दो भागों में बट जाती है और दो नए जीवों का निर्माण करती है। तो वही हमारा कि कभी कभी कुछ सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि जो होते हैं वे दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, यानी उनका शरीर क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और इनका टूटा हुआ जो खंड होते हैं वे विकसित होकर के नए जीवों में बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। साधारणतः जो हम लोग बात करेंगे, अगर विखंडन हम लोग और देखेंगे तो विखंडन जो है यह साधारणतः हमारा जो विखंडन है, साधारणतः विखंडन दो प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है, यानी विखंडन के कितने प्रकार है, दो प्रकार है। कितने प्रकार है, दो प्रकार। पहला हम लोग का है बाइनरी फिजन, क्या है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा हम लोग का क्या है, मल्टीपल फिजन। दूसरा क्या है, मल्टीपल फिजन, अर्थात एक हमारा क्या है बाइनरी फिजन और दूसरा हम लोग का क्या है मल्टीपल फिजन। अर्थात हम लोग क्या देखते हैं, बाइनरी यानी हम लोग का क्या है एक, और दूसरा क्या है मल्टीपल, यानी एक में है द्विखंडन या द्विविभाजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विखंडन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविभाजन, द्विखंडन या द्विविभाजन। और दूसरा हम लोग का क्या है, बहुखंडन या बहुविभाजन, बहुखंडन या बहुविभाजन। तो यह दो प्रक्रिया से हमारा जो खंडन है, जो हमारा जो विखंडन है, तो उसकी दो प्रक्रियाएं हैं, इसकी विखंडन की दो प्रकार है। अर्थात हम लोग क्या देखें कि विखंडन जो है वह दो प्रकार से संपन्न होता है, एक हमारा बाइनरी फिजन और दूसरा हमारा मल्टीपल फिजन। बाइनरी है, इसको बनरी नहीं पढ़िएगा, लड़कियों को अक्सर बनरी कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है, बाइनरी है। बाइनरी फिजन द्विखंडन या द्विविभाजन, और दूसरा हम लोग का मल्टीपल फिजन या बहुखंडन या बहुविभाजन। तो इसमें से हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइनरी फिजन के बारे में, बाइनरी फिजन आखिर क्या है। तो हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा इसमें याद रखना है कि ये दोनों जो होते हैं ये आखिर किन परिस्थितियों में संपन्न होते हैं, आखिर इनके लिए परिस्थिति कैसी चाहिए। आई कहता चलिए देखते हैं लोग। द्विखंडन या द्विविभाजन यह क्या है, यह कुछ निम्न वर्गीय सूक्ष्म जीवों में, यह कुछ निम्न वर्गीय सूक्ष्म जीवों में देखने को मिलता है, 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 जो अनुकूल परिस्थिति में संपन्न होता है, जो अनुकूल परिस्थिति में संपन्न होता है, जो क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति में संपन्न होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यानी सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि यह किस परिस्थिति में संपन्न होता है, अनुकूल। बोर्ड एग्जाम में इससे पहले यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारा द्विखंडन जो होता है वह किस परिस्थिति में होता है, या पूछे हुए है कि निम्न से कौन सी विभाजन है जो क्या होती है, अनुकूल परिस्थिति में संपन्न होती है। तो हम लोग को याद रखना है बाइनरी फिजन अर्थात द्विखंडन या द्विविभाजन, यह क्या होता है, हमारा अनुकूल परिस्थिति में संपन्न होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जीव शरीर दो भागों में, इसमें जीव शरीर की कुल केंद्रक जो होता है, इसमें जीव शरीर का केंद्रक वृद्धि कर, इसमें जीव शरीर का केंद्रक जो होता है वह वृद्धि कर दो भागों में बढ़ता है, केंद्रक दो भागों में क्या हो जाता है, दो भागों में बढ़ता है, दो भागों में बढ़ता है। तत्पश्चात कोशिका द्रव का बंटवारा, तत्पश्चात कोशिका द्रव एवं कोशिकांगों का बंटवारा, एवं कोशिकांगों का बंटवारा, कोशिकांगों जो है इनका बंटवारा होता है, और इनसे क्या होता है, कोशिकांगों का बंटवारा होता है, और दो नए जीव बंटवारा होता है, और दो नए जीव उत्पन्न होते हैं, और दो नए जीव जो है वे उत्पन्न, नए जीव उत्पन्न होते हैं, दो नए जीव उत्पन्न होते हैं। अर्थात हम लोग क्या देखे हैं द्विखंडन में कि यह कुछ निम्न वर्गीय सूक्ष्म जीवों में देखने को मिलता है। यह क्या होता है, हमारा कुछ निम्न वर्गीय सूक्ष्म जीवों में, यानी जो छोटे किस्म जो सूक्ष्म जीव है, जो अधिक विकसित नहीं हुए हैं, वैसे जीवों में यह देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, उनके शरीर का जो केंद्रक होता है, जीव शरीर का जो केंद्रक होता है वह वृद्धि कर दो भागों में बढ़ता है,
तत्पश्चात कोशिका और कोशिकांग यानी कोशिका द्रव और कोशिकांग इनका आपस में क्या होता है, बंटवारा होता है और दो नए जीवों का निर्माण होता है। अर्थात हम लोग द्विखंडन में क्या देखते हैं, इसमें एक जीव शरीर अर्थात मातृ शरीर से दो नए संतति कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो किसके तहत होता है, विखंडन के तहत देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे देखेंगे विखंडन का इसका जो डायग्राम हम लोग का, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये एक सेल है, इसको हम लोग बोलेंगे मदर सेल। इसका जो यह जो केंद्रक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मदर सेल। ठीक है, इसका केंद्रक जो है यह धीरे धीरे सेल का केंद्रक जो है वह वृद्धि करेगा, केंद्रक इसका बड़ा होगा। यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है या सेल हम लोग कहिए सेल डेवलप हुआ, क्या हुआ, सेल डेवलप हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो केंद्रक है वह बड़ा होकर के धीरे धीरे दो भागों में बंटना शुरू होता है और यह आगे चलकर के दो भागों में से यानी जो केंद्रक जो है वो दो भागों में बंटता है और केंद्रक के बंटने का जो कोशिका द्रव जो है यह भी दो भागों में बंटेगी और ये कोशिका दोनों क्या होगी, बीच से पिचकेंगी और कुछ इस प्रकार का अवनिर्माण होगा और इनसे लास्ट में क्या होगा, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा जिन दोनों में केंद्रक पाए जाएंगे। अर्थात हम लोग क्या देखें, विखंडन व जो प्रक्रिया है वह कुछ निम्न वर्गीय सूक्ष्म जीवों में देखने को मिलती है, जिसमें जीव शरीर का केंद्रक वृद्धि करता है और बड़ा और सुस्पष्ट होता है। पुनः इस केंद्रक में विभाजन शुरू होती है जो डंबल सेल का आकार बनाता है और इसके बाद दो भागों में केंद्रक बढ़ जाता है, जिससे कोशिका द्रव का विभाजन होकर कोशिका बीच से पिचकती है और यह भी दो भागों में बढ़नी शुरू होती है और इनसे दो नए जो शिशु है यानी दो नए जो डॉटर सेल है, न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या होती है, बनती है। अर्थात यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विखंडन कहलाती है। विखंडन के तदनुरूप का क्या, द्विखंडन अर्थात बाइनरी फ्यूजन कहलाती है। अब बाइनरी फ्यूजन के बाद हम लोग का है मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन में हम लोग देखेंगे इसके ठीक विपरीत हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रक्रिया हम लोग का मल्टीपल फ्यूजन, दूसरा क्या हम लोग का मल्टीपल फ्यूजन अर्थात बहु विखंडन। अर्थात क्या है, बहु विखंडन। यानी इसमें क्या होगा कि यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि एक जीव का निर्माण होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत सारे जीवों का निर्माण होगा। आगे कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं बहुखंडन के बारे में। दूसरा हम लोग का है बहुखंडन। क्या है, बहुखंडन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। आज हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए बहुखंडन क्या है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो सूक्ष्मजीव जो होते हैं वे यह जो प्रक्रिया है उन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में देखने को मिलती है, मतलब जब परिस्थिति उनके विपरीत हो, ऐसी स्थिति में जब जन्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। क्या कहेंगे, बहुखंडन। यानी यह क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में देखने को मिलता है। अब देखिए यह क्या होता है, यह जीवों में प्रतिकूल परिस्थिति में, यह जीवों में प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाला, प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाला जनन है, प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाला जनन है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जीव अपने ऊपर एक शिष्ट, इसको हम लोग कुटी कहते हैं, शिष्ट या कुटी का दीवार बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं और खुद इसके अंदर ढक जाते हैं, दीवार बना लेते हैं, शिष्ट या कुटी का दीवार बना देते हैं। यानी हम लोग क्या देखें कि जो हमारा बहुखंडन है इसमें जीवों में प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यह जीवों में किस परिस्थिति में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाला जनन है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जीव अपने ऊपर क्या करता है, एक कवर का निर्माण अर्थात एक शिष्ट यानी एक कुटी का निर्माण कर लेते हैं और जीव क्या होता है उस कुटी के अंदर चले जाते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं ताकि वे बाहरी वातावरण से बच सके। यानी जब स्थिति उनके हिसाब से नहीं होती, जैसे मान के चलिए कि आप कहीं बाहर घूमने गए, वहां अचानक ठंड पड़ रही है, तो आपके लिए वहां का मौसम क्या है, प्रतिकूल है। आप तुरंत क्या करेंगे, या तो सर्दी का कोई कपड़ा पहनेंगे, ऐसा ही आप बिना कपड़ा के निकल लीजिएगा, बिना कपड़ा का निकलिएगा 2 मिनट में आपको ठंडा देगा, पूरा पता चल जाएगा कि क्या है, ठंड से मजाक नहीं। तो जब हमारे हिसाब से परिस्थितियां नहीं होती है तो हम उस परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं। ठंडी के दिनों में हम लोग स्वेटर या फिर हम लोग जो
रजाई वगैरह का प्रयोग करते हैं या जैकेट वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं ताकि हम बाहर के वातावरण के हिसाब से शरीर को क्या कर सके, ढाल सके। उसी प्रकार का होता है बहुखंडन जिन जीवों में होता है, ये जीव क्या करते हैं अपने जब देखते हैं वातावरण इनके हिसाब से नहीं अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तब ये क्या करती है अपने ऊपर एक शिष्ट अर्थात कुटी का निर्माण कर लेती है और खुद को उस कुटी के अंदर ढक लेती है। आगे कहता है शिष्ट या कुटी का दीवार बना लेते हैं जब परिस्थिति अनुकूल होती है, जब परिस्थिति अनुकूल होती है, जब परिस्थिति अनुकूल होती है, अनुकूल होती है तभी ये बाहर आते हैं, अनुकूल होती है तभी ये क्या होते हैं बाहर, तभी ये बाहर आते हैं। अर्थात क्या होता है जो शिष्ट का निर्माण करते हैं कुटी, तो इसके अंदर अब कुटी के अंदर क्या होता है, कुटी के अंदर लगातार केंद्रक विभाजन, कुटी के अंदर क्या होता है लगातार केंद्रक विभाजन होते रहता है, लगातार केंद्रक विभाजन करते रहते हैं, केंद्रक विभाजन होते रहता है, केंद्रक विभाजन होते रहता है, जिससे क्या होता है लगातार केंद्रक विभाजन होते रहता है एवं इनके अंदर एवं अंदर कोशिका द्रव की कमी, एवं अंदर कोशिका द्रव की कमी हो जाती है, कोशिका द्रव की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, कोशिका द्रव की कमी हो जाती है और ये लगातार केंद्रक का विभाजन करते रहते हैं। अर्थात हम लोग क्या देखें कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये अपने ऊपर शिष्ट या कुटी का निर्माण करते हैं और इस शिष्ट या कुटी के अंदर इनमें लगातार क्या होता है केंद्रक विभाजन चलते रहता है। इस लगातार केंद्रक विभाजन से क्या होता है इनमें कोशिका द्रव की कमी हो जाती है और लगातार हो रहे केंद्रक विभाजन से क्या होता है कोशिका द्रवों की कमी से जो अंदर का जो आवरण होता है वह बाहरी जो कुटी है उस पर दबाव डालना शुरू होता है, जिससे बहुत सारे केंद्रक निर्मित होते हैं, जिसमें बहुत सारे केंद्रक निर्मित, जिसमें बहुत सारे केंद्रक निर्मित होते हैं, केंद्रक निर्मित होते हैं, केंद्रक निर्मित होते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर और अनुकूल परिस्थिति आने पर और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह कुटी जो है परिस्थिति आने पर यह जो कुटी है आने पर शिष्ट या कुटी, शिष्ट या कुटी जो है वह क्या हो जाती है फट जाती है, कुटी फट जाती है और सभी केंद्रक बाहर आ जाते हैं और सभी केंद्रक जो है वे क्या हो जाते हैं, सभी केंद्रक बाहर आ जाते हैं, सभी केंद्रक बाहर आ जाते हैं, सब के सब केंद्रक क्या हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं और जितने केंद्रक बाहर आएंगे ये सभी इस तत्पश्चात सब वृद्धि कर, तत्पश्चात ये वृद्धि कर, तत्पश्चात ये वृद्धि कर नए जीव में बदल जाते हैं, नए जीव में क्या होते हैं बदल जाते हैं, नए जीव में क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। अर्थात हम लोग क्या देखें कि बहुखंडन में यह जो है वह जीवों में प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाला प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाला विखंडन की प्रक्रिया है, यानी बहुखंडन जो है वह जीवों में प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाली विखंडन की एक प्रक्रिया है, जिसमें जीव क्या होते हैं प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने ऊपर एक शिष्ट या एक कुटी का निर्माण कर लेते हैं और इस शिष्ट के अंदर वे लगातार केंद्रक विभाजन करते रहते हैं, यानी लगातार जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं, बिल्कुल अपने देश की तरह जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार इनमें लगातार डिवीजन होता है, केंद्रक डिवीजन होता है और लगातार बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होता है और धीरे धीरे क्या होता है इनके अंदर कोशिका द्रव कम जाता है, जिससे कि जो कुटी होता है उस पर दबाव पड़ता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर कुटी क्या हो जाती है फट जाती है और कुटी के फटने के बाद इनके अंदर जितने भी केंद्रक होते हैं वे सारे के सारे क्या हो जाते हैं बाहर चले आते हैं और ये नए जीवों में डेवलप होते हैं, अर्थात नए जीवों में विकसित होते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी बहुखंडन कहलाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है बहुखंडन कहलाती है। अब चलिए हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे और यह देखने को किसमें मिलता है, यह प्लाज्मोडियम में, किसमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में, किसमें मिलता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम के बारे में आप लोग जानते होंगे या आगे पढ़ेंगे हम लोग जब डिजीज हम लोग पढ़ेंगे उस अध्याय में कि प्लाज्मोडियम जो होता है यह मलेरिया का परजीवी है, क्या है मलेरिया का परजीवी है, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा व्याख्यान वहां करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम को हम लोग देखते हैं। चलिए बहुखंडन को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यह जो है हमारा बहुखंडन, इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग डायग्राम से
कैसे समझेंगे। तो बहुखंडन का हम लोग देखते हैं डायग्राम। इसमें सबसे पहले जो कोशिका होती है, इस कोशिका का जो केंद्रक होता है, यह केंद्रक विभाजन करता है और यह कोशिका जो है वह कैसी स्थिति में है, प्रतिकूल स्थिति में। तो इसका जो कोशिका है ये जो है इसके ऊपर एक क्या होगा, सिस्ट यानी एक पुटी का निर्माण हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्ट अर्थात पुटी बोलेंगे। एक पुटी का निर्माण होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, लगातार केंद्रक विभाजन चलते रहेगा। जो पुटी बना है, अब इसके अंदर देखिए जो केंद्रक है यह लगातार विभाजन करके बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण करेगा। क्या करेगा, बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण करेगा और अंत में इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव की कमी हो जाएगी और इन पुटियों पर यह दबाव बढ़ेगा। इस दबाव के कारण ये जो पुटी है, ये पुटी क्या होंगी, धीरे धीरे पतली होंगी और एक ऐसा स्थिति आएगा जब बाहर का वातावरण अनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुकूल। तब यह जो पुटी है यह ऊपर से क्या हो जाती है, फट जाती है। पुटी क्या हो जाती है, फट जाती है और अंदर के जो सिस्ट है, अंदर के जो केंद्रक है, ये क्या होंगे, केंद्रक डेवलप होते रहते हैं और ये केंद्रक सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। ये सारे केंद्रक क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और ये सभी के सभी नए जीव में विकसित हो जाते हैं। अर्थात हमने क्या देखा कि जब हम देखते हैं जीव का एक केंद्रक होता है, यह केंद्रक वृद्धि करता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो अपने ऊपर क्या करता है, एक पुटी का निर्माण कर लेता है और इस पुटी के अंदर यह लगातार केंद्रक विभाजन करके बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण करता है। फिर जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये पुटी क्या होती है, फट जाती है और सारे केंद्रक बाहर निकल कर नए जीवों का निर्माण करता है। अर्थात एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग बहुखंडन कहते हैं। तो ये था अलैंगिक जनन की प्रक्रिया का पहला विखंडन। विखंडन के दो प्रकार हम लोगों ने देखा, एक हम लोगों ने देखा बाइंड्री फिजन और दूसरा हम लोगों ने देखा मल्टीपल फिजन। अब इससे आगे का मुकुलन से हम लोग पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे फिर हम लोग जुड़ेंगे कल, आगे मुकुलन पढ़ेंगे और भी जो प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे कल। तो धन्यवाद आप सभी को।